हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिलती क्लासेस पर। मैं आपके साथ प्रीति कुमारी लेकर के आई हूँ आज कुछ जनरल स्टडीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। बात करूँगी आज मैं कंप्यूटर के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कुछ कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। चलिए, पहला प्रश्न दिया है मैंने यहाँ पर कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेसिंग करने की मदद करती है। मतलब मैं बात करूँ व्हाट इज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो यानी कि जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को प्रोसेस करके हमें आंसर देता है। चलिए थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज। आगे मैं यहाँ बात करूँ तो कंप्यूटर को जो वैज्ञानिक हैं या फिर बात करूँ कंप्यूटर के जनक के, तो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिसका नाम था चार्ल्स बेबेज। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे चार्ल्स बेबेज, इन्होंने 1833 में कंप्यूटर की कल्पना करने वाले पहले व्यक्ति थे। आगे बात करूँ, इन्हें जो है कंप्यूटर का जनक भी कहा गया क्योंकि इन्होंने सबसे सर्वप्रथम इनको श्रेय दिया गया बिकॉज इनके माइंड में से या फिर कंप्यूटर की कल्पना करने वाले पहले व्यक्ति थे। आगे मैं बात करूं कंप्यूटर का जो है यानी कि पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर विकसित करने का श्रेय लेडी एडा अगस्टा को दिया जाता है। चलिए आगे बात करती हूँ। तो कंप्यूटर के जो मुख्य रूप होते हैं या कंप्यूटर की जो प्रणाली है, तो इसको मैं दो पार्ट में बांट सकती हूँ। पहले बात करूँ सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर क्या होता है यहाँ पर? हार्डवेयर यानी कि ऐसे डिवाइसेस या फिर कंप्यूटर के ऐसे अंग जिन्हें मैं छू सकती हूँ, या फिर कंप्यूटर में ऐसे वह सारी ऐसी गतिविधियाँ या फिर ऐसे ऐसे चीज़ें कंप्यूटर की जिन्हें मैं छू सकती हूँ, वो सभी हार्डवेयर है। मैं बात करूँ कंप्यूटर का एक अंग होता है माउस। बिल्कुल अवश्य सही बात है, माउस को भी छू सकती हूँ, डिवाइस को भी, और मैग्नेटिक जितनी भी चिप बनी हुई होती हैं या मदरबोर्ड है, ये सारी चीज़ों को ये हार्डवेयर में आती हैं जिन्हें मैं सारी की सारी चीज़ों को छू सकती हूँ। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब जिनको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं। चलिए, तो हार्डवेयर में क्या है यानी कि हार्डवेयर कंप्यूटर में भौतिक और स्पर्शीय घटक है जैसा मैंने आपको बताया जिन्हें मैं टच कर सकती हूँ। सॉफ्टवेयर में क्या है? सॉफ्टवेयर में जो है यानी कि सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों द्वारा एक समूह है जो जटिल कोड या प्रोग्रामों जिसे कंप्यूटर कार्य करता है। यानी कि जो प्रोसेसिंग पर जितनी की सारी चीज़ें प्रोसेसिंग पर टिकी हुई हैं वो सारी की सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लोस में दिया हुआ है कुछ सारी चीज़ें आप देख लेंगे, एक्सप्लोस ऑफ सॉफ्टवेयर। चलिए आगे यहाँ पर मैंने हार्डवेयर में मैंने दो डिवाइस कर दिए। हार्डवेयर में दो डिवाइस यानी कि कुछ ऐसे डिवाइस हैं जो इनपुट डिवाइस हैं, यानी कि जिनसे हमें संकेत दिए जाते हैं। कंप्यूटर को जिनके द्वारा संकेत दिए जाते हैं वो हार्डवेयर होती हैं, और कंप्यूटर जिनके द्वारा रिजल्ट देता है, यानी कि जो संकेत हमने दिए हैं कंप्यूटर को, तो हमने इनपुट डिवाइस के द्वारा दिए हैं, लेकिन हमें जो वो संकेत जिस आंसर में हमें प्राप्त हुए हैं जहां पर वो हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। तो कुछ डिवाइस हैं हम देखते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन भी, और माउस एंड टच स्क्रीन और लाइट पेन, ये सारी की सारी हमारी कैसी है? इनपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर, ये सारी की सारी कैसी हैं? आउटपुट डिवाइस हैं, बिकॉज यहाँ से हमें रिजल्ट मिल रहा है। चलिए यहाँ पर आगे मैं बात करूँ हार्डवेयर में ही, तो ये प्रोसेसिंग डिवाइस या फिर मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, रोम और एमएसएमई जो है ये सारी की सारी हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस। एंड बात करूँ संग्रहण डिवाइस की, तो जो मैग्नेटिक डिस्क है या फिर ऑप्टिकल डिस्क है, फ्लैश मेमोरी है, बैक कैमरा है, मैग्नेटिक, ये वो सारी यानी कि जिसमें हम सारे की सारी जो डेटा को रखने की और डेटा भंडारण क्षमता रखती हैं, ये सारी की सारी संग्रहण डिवाइस कहलाती हैं। एंड प्रोसेसिंग डिवाइस जिस आप सभी जानते हो जिनसे प्रोसेस होता है। चलिए यहाँ पर कुछ कंप्यूटर के एमसीक्यूज हैं, मैं बताती चलूंगी साथ साथ में कुछ चीज़ें। तो मैंने पहला प्रश्न दिया है कि किसी भी कंप्यूटर प्रणाली का जो मस्तिष्क है वो किसे कहा जाएगा? तो सही आंसर होता है कि सीपीयू, यानी कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इसको जो है कंप्यूटर का माइंड या इसका मस्तिष्क कहा जाता है। यहाँ पर कुछ डिटेल है, वीडियो को पॉज करके आप डिटेल बीच बीच में देखते रहेंगे। जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ये आंतरिक घटक सीधे मदरबोर्ड पर या सॉकेट में डाला जाता है। आगे इसमें सीपीयू जो है एक कंप्यूटर में हार्डवेयर डिवाइस है जो सॉफ्टवेयर के निर्देशों को निष्पादित करता है, यानी कि जो हमें सॉफ्टवेयर में के जो इनपुट द्वारा दिए गए निर्देश थे अब उनको जो प्रोसेसिंग करेगा अंदर, वो कौन कर रहा है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमें बाद में आंसर यानी कि आउटपुट डिवाइस में मिल जाता है। चलिए आगे बात करूँ, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए प्रयोग किया जाती है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा यानी कि जो प्रोलॉग लैंग्वेज है, सो ये जो होती है प्रोलॉग लैंग्वेज, ये आपके कंप्यूटर की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है। बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं इसमें,
तो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर फोटॉन, सबसे पहले फोटॉन एक सामान्य प्रयोजन संकलित यानी कि जिसको हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं और जो प्रोसेसिंग भाषा है, और इसमें जो है इसको गणना के लिए, अभिकलन के लिए जो है हम इस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ प्रोलॉग की, तो प्रोलॉग कैसी लैंग्वेज है? जो प्रोलॉग है यानी कि प्रयोजन तर्क प्रोग्रामिंग भाषा है जो कृत्रिम और बुद्धिमत्ता कम्युनिकेशन भाषा विज्ञान से जुड़ी हुई है। जितने भी हम साइंटिफिक चीज़ों को देखते हैं तो सारी लैंग्वेज प्रोलॉग लैंग्वेज में ये सारे के सारे काम किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, सही आंसर क्या होगा? ये असेंबलर जो होता है, यानी कि असेंबलर क्या होता है? हाई लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में, या सॉरी जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको क्या है? मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे मैं बात करूँ कंप्यूटर प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, जिसको बोलते हैं असेंबलर। असेंबलर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे गए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन सभी को मशीनी भाषा में जो कोड दिए जाते हैं, मैंने जैसे कोई नाम लिखा तो मैंने यहाँ पर किसी का नाम है प्रकार, तो पी और यहाँ पर पे का एक कोड होगा, रे का एक कोड होगा, कै का एक कोड होगा, आ का, फिर रे का, तो ऐसे करके जितने भी कोड होते हैं सो इन कोडों को चेंज कर दे, असेंबलर इन कोडों को चेंज करता है। तो यहाँ से जो है वो यानी कि मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है, और मशीनी लैंग्वेज जब आंसर देती है तो उसको जिस तरीके से जिस लैंग्वेज में हमें आंसर देना है तब उसको उसमें चेंज कर देता है। मतलब असेंबलर क्या होता है? हमको समझाने के लिए और कंप्यूटर को समझाने का एक काम भी ये करता है। चलिए आगे बात करती हूँ। यहाँ पर कंपाइलर क्या होता है? सो कंपाइलर होता है कि कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो उच्च स्तरीय भाषा यानी कि स्रोत होता है, जिसे प्रोग्राम निम्न भाषा स्तरीय यानी कि जो कंपाइलर होता है ये हाई लैंग्वेज को जो है यानी कि हाई लैंग्वेज को जो है लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है आपका कंपाइलर। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है इंटरप्रेस, तो इंटरप्रेस यानी कि आपका इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर है कि एक इंटरप्रेटर का प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा लिखे गए निर्देशों को निष्पादित करता है, जो हाई लैंग्वेज में लिखी गई चीजें हों उनको निष्पादित करने का काम करता है इंटरप्रेस। चलिए आगे का चलती हूँ। अगला प्रश्न है कि सीपीयू का वह खंड जो कार्यक्रम के निर्देशों के निष्पादन चयन व्याख्या को देखता है। तो सही आंसर क्या होगा? ये होगा आपका यानी कि कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? जो यानी कि ये एएलयू और यानी कि एक होता है एएलयू यानी कि अर्थलॉजिकल यूनिट, तो इसमें जो होता है यानी कि अर्थलॉजिकल यूनिट इसी में होता है। तो ये भी कंप्यूटर का एक भाग होता है, लेकिन ये क्या है? ये अर्थमेटिकली तरीके से देखता है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? जो सीपीयू में जो मतलब कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में वो जो खंड हैं जो कार्यक्रम के निर्देशों को निष्पादन करेंगे तो उन सबका चयन करेगा, उनकी व्याख्या करेगा, उनको बताएगा उन सब के बारे में, ये करता है कंट्रोल यूनिट का वर्क होता है। सो देखते हैं यहाँ पर। सो कंट्रोल यूनिट एक कंप्यूटर की सेंट्रल या प्रोसेसिंग यूनिट होती है इसका, और जो प्रोसेसर के संचालन को निर्देशित करता है। यह कंप्यूटर की मेमोरी या फिर अंगणित और तर्क इकाई और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि प्रोसेसर को भेजे गए निर्देशों का जवाब कैसे दिया जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हमने कोई चीज़ दी है सो उसका हमें आंसरिंग कैसे देना है, सो ये करता है काम। ओके आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉनिक पथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से में दूसरे तक सिग्नल दे भेजता है। तो कौन सा ऐसा हिस्सा है जो यानी कि दूसरे तक यानी कि इस हिस्से से दूसरे हिस्से तक यानी कि वो कौन सा रास्ता कहलाएंगे जो एक से दूसरे तक यानी कि आपको सिग्नल भेजता है? सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? यानी कि बस, BUS जो होता है बस। अच्छा BUS क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? चलिए देखते हैं। तो BUS जो है यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक पथ है जो कंप्यूटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिग्नल भेजने का काम करता है, तो वो कहलाता है बस। अच्छा ये क्या होता है? बस एक संचारण प्रणाली है जो कंप्यूटर के हिस्सों के बीच का डेटा स्थानांतरित करता है। चलिए सही बात। आगे मैं बात करती हूँ। अगला प्रश्न है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी एक है, तो ये जो रैम होता है कैसी है? सो ये जो होती है ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। अच्छा वोलेटाइल मेमोरी का मतलब मैं बात करूँ इसमें तो यानी कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये स्थायी स्टोरेज के लिए, जबकि रॉ मेमोरी आपके स्थायी यानी कि अस्थायी है और ये स्थायी है। मतलब कि ये क्या होता है? ये इसमें कोई डेटा रुक नहीं सकता। मतलब ऐसा है कि जैसे अगर कोई चीज़ हम इसमें सिर्फ चीज़ों को पढ़ सकते हैं, यानी कि मैं बात करूँ जैसे कि अगर हमारा सिस्टम चलते चलते बंद हो जाएगा तो अगर जो रोम में जो भी प्रोफाइल या फिर जो भी डेटा हमारा रोम में है सो वो उसमें ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा वो, या फिर जो उसमें सेव डेटा है उसको हम दोबारा से पढ़ सकते हैं, वो रोम में है। लेकिन रैम में क्या है? रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें सिर्फ हम अभी देख पा रहे हैं, लेकिन उसमें बात बंद होने के बाद हम उसको नहीं खोज पाएंगे, मतलब वो हमें नहीं मिलने वाला, वो
ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो ये होता है रैम का। चलिए देखते हैं रैम जो चिप जो होती है अस्थिर स्मृति होती है। इसका अर्थ है कि एक बार बिजली बंद हो जाने के बाद यह पहले से रखी हुई जानकारी को खो देता है। जहां रोम की मैं बात करूं तो रोम एक ऐसी चिप है, ये स्मृति होती है, ये भंडारण क्षमता क्या हूँ तो अभी ठीक होगा कि यह बिजली बंद होने के बावजूद भी जो है किसी भी जानकारी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, मतलब कि वो जानकारी हमें फिर से मिल जाती है। यूएसबी क्या होता है? यूएसबी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? राइट आंसर होगा यहाँ पर यूएसबी के बारे में, यानी कि ये जो है सेकेंडरी में बात करूँ तो ये सेकेंडरी डिवाइस है। अच्छा कैसा होता है सेकेंडरी डिवाइस? तो यूएसबी का पूरा नाम मैं बात करूँ तो यूएसबी का पूरा नाम है यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूनिवर्सल सीरियल बस, अब इसकी तो मैंने अभी बात ही की थी, तो ये वही वाला बस है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस एक प्रकार का द्वितीय यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, तो सभी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल इन सभी में जो है यानी कि यूज किया जाता है। अच्छा क्या होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की मैं बात करूँ, इसमें आमतौर पर बड़ी भंडारण क्षमता होती है और वे स्थायी रूप से डेटा संग्रहित करते हैं। वे कंप्यूटर पर आंतरिक या फिर बाहरी हो सकते हैं और उनमें जो है हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और यहाँ पर ड्राइव और यानी कि यूएसबी स्टोरेज डिवाइस सभी के सभी इसमें शामिल होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना था? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक सही आंसर होगा ऑप्शन है यानी कि जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को जो है हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना गया। अच्छा यहाँ पर एक नाम है विंडसर्फ एंड चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक है। लेडी एडा मैंने आपको बताया ही था। चलिए तो आगे मैं यहाँ पर बात करती हूँ उनको लेकर के। जॉन मैकार्थी जो थे ये एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और आविष्कारक थे। बुद्धिमत्ता मशीन के विकास के लिए जो है समर्पित क्षेत्र को परिभाषित करने में, एक मौलिक भूमिका निभाने में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मैं बात करूँ यहाँ पर एआई, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इनको पिता भी कहा जाता है। सो इम्पोर्टेंट है कि एआई के फादर ऑफ ये ही है इनके जॉन मैकार्थी। चलिए आगे थोड़ी सी बात करूंगी यहाँ पर, यानी कि मैंने पूछा था अभी यहाँ पर मैंने ये पूछा था कि विंडसर्फ के बारे में, तो विंडसर्फ भी किसी के आविष्कारक हैं? यस, विंडसर्फ इंटरनेट के पिता कहे जाते हैं। किसके इंटरनेट के पिता की बात करूँ तो कौन है? यानी कि विंडसर्फ है। और आगे यहाँ पर बात करूँ रॉबर्ट कॉन के साथ विंडसर्फ जो थे यानी कि टीसीपी या फिर आईपी प्रोटोकॉल और इंटरनेट की वास्तुकला को सहज डिजाइनर देने वाले व्यक्ति भी हैं, डिजाइनर हैं। चलिए आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है कि यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था? तो सही आंसर होगा यहाँ पर कि 5th जनरेशन में जो है यानी कि यूएसएलआई माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था, सो कंप्यूटर की 5th जनरेशन में। चलिए यहाँ पर बात करती हूँ इसको लेकर के। तो 5वीं पीढ़ी में यानी कि आपका 5वीं पीढ़ी में यूएलएसआई तकनीकी यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल एंटीक्रिप्ट्स इस तकनीक की बन गई थी और इसके परिणाम स्वरूप माइक्रो प्रोसेसर चिप्स के उत्पादन में, अभी क्या होता है चिप्स वो नहीं होगा यानी कि जो चिप बनाते हैं हम, जो मैग्नेटियम और बहुत सारी चीज़ों की बनी होती हैं, सो जिनमें हम जो भंडारण क्षमता दर्शाती है यानी कि जिनमें हम चीज़ों को या डेटा रखते हैं यानी कि जो भंडारण क्षमता की मैं बात करूँ, सब वही चिप उत्पादन विलियम इलेक्ट्रॉनिक के घटक थे। चलिए यहाँ पर मैं बात करती हूँ, यह पीढ़ी समांतर प्रसंस्करण हार्डवेयर यानी कि एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मैं बात करूँ तो यानी कि यहाँ पर जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर आधारित थी। चलिए यहाँ पर मैं बात करूँ आपके इंटेलिजेंस यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान में एक उभरती हुई शाखा जो कंप्यूटर को इंसान की तरह सोचने के और बनाने की विधि को व्याख्या करता है। और इस पीढ़ी में जो है यानी कि 5th जनरेशन में ही अब जो हाई लैंग्वेज थी, जैसे मैं बात करूँ सी या फिर C++, जावा और एक्सेट्रा, ये जितनी भी लैंग्वेज थी सो इसी में जो है यानी कि यूज़ होने लगी थी। चलिए यहाँ पर मैंने कुछ कंप्यूटर की जनरेशन दी है। 1st जनरेशन में क्या था, कब से कब तक थी, 2nd जनरेशन में कब से कब तक, 3rd and 4th and 5th, तो सो जनरेशन आप देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो कैश मेमोरी कहाँ होगी? राइट आंसर होगा देखिए CPU में। जितनी भी मेमोरीज होती हैं, सो मॉनिटर में कोई मेमोरी नहीं होगी, बिकॉज मॉनिटर सिर्फ और सिर्फ दर्शाने का काम करता है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, नहीं कि प्रोसेसिंग सारी की सारी CPU में होती है। और यहाँ पर फाइल जो आपका यानी कि फाइल सर्वर है, फाइल सर्वर में भी जो है मेमोरीज नहीं होती है और स्कैनर में भी नहीं होती है, लेकिन CPU में सारी भंडारण क्षमता मेमोरीज होती है। चलिए सही आंसर CPU। आगे मैं बात करती हूँ। कैश मेमोरी 2 सामान्य स्थानों में स्थित होती है, प्रोसेसर के अंदर और आंतरिक कैश, और जो मदरबोर्ड में होगी वो बाहरी कैश पर होती है। चलिए आगे बात करती हूँ।
पर्सनल के बारे में, यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं आपके, यानी कि पीसी, पर्सनल कंप्यूटर के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है, और यह सीपीयू तक तेजी से पहुंच प्रदान करने के लिए रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी से प्राप्त डेटा को निर्देश में रखता है। चलिए, जैसे आपको पता ही है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ दिखावटी होती है, यानी कि अस्थायी मेमोरी कहलाई जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए आगे बात करती हूँ आंतरिक कैश के बारे में। आंतरिक कैश, इसे प्राथमिक कैश के रूप में भी जाना जाता है, और यह जो है एक आंतरिक कैश यानी कि सीपीयू चिप के अंदर होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर चिप होता है उसके अंदर ये होता है। और बाहरी कैश की मैं बात करूँ तो ये जो है यानी कि इसे सेकेंडरी कैश के रूप में जाना जाता है। ये एक बाहरी कैश यानी कि जो सीपीयू के बाहर मदरबोर्ड में लगा हुआ होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि यूआरएल का पूरा नाम क्या है। सो यूआरएल का पूरा नाम है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर, हाँ, कि यूनिफॉर्म रिसोर्स रिलेशंस, तो ये सही नाम होगा इसका। तो यहाँ पर देखते हैं यूआरएल में कई भाग होते हैं, जिसमें एक प्रोटोकॉल होता है और यानी कि डोमेन नाम शामिल होता है जो एक वेब ब्राउजर को बताता है, और कई इसमें जो है इस किसी संसाधन के कैसे कहाँ पुनः है उसको प्राप्त किया जाए, सारे कार्य करता है। और यहाँ पर जो होता है यानी कि यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है, ये एक सेकेंडरी पहचान करता होता है, यानी कि जिसका उपयोग इंटरनेट में संसाधन खोजने के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि www होता है या फिर PTTT होता है, ये सब जो होता है इसको ही कहते हैं यूएसआरएल नंबर। तो इस वेब पते के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कि वेब डिजाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम भाषा कौन सी है। सो वेब डिजाइनिंग में जो यानी कि प्रयुक्त होने वाली सबसे आम भाषा है, यहाँ पर सही आंसर होगा यानी कि जो है आपका HTML यानी कि सबसे प्रयुक्त भाषा थी वेब डिजाइनिंग में। तो वेब डिजाइनिंग में उपयुक्त की जाने वाली सबसे आम भाषा थी आपकी यानी कि HTML। ये जो होती है यानी कि CSS ये जावास्क्रिप्ट है। और आगे मैं बात करूं जो HTML का पूरा रूप होगा यानी कि इसको हम बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेब पेज विकसित करने के लिए वेब पर सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाली भाषा होती है। एंड आगे बात करूं यहाँ में तो HTML में जो टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1991 के अंत में जो है इसको गाया गया था या बनाया गया था सॉरी, हाँ, और इसके बाद में ये नहीं गाया नहीं हुआ, बनाया गया था। एंड HTML जो है यानी कि 2.0 यानी कि 2.0 पहला नामांक जो था इसका HTML था, जो निर्देश था जो यानी कि 1995 में प्रकाशित हुआ था। चलिए एंड आगे बात करती हूँ बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सो बैंकिंग में, रेलवे में इन समय कंप्यूटर का प्रयोग जो किया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर मुख्य फ्रेम जो होता है यानी कि मैनी फ्रेम में बात करूँ, सो मैनी फ्रेम कंप्यूटर का इसमें प्रयोग किया जाता है। और मिनी कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर तो सबसे उच्च श्रेणी वाले होते हैं, एंड फिर उसके बाद होते हैं आपके मिनी, एंड उसके बाद माइक्रो, फिर होते हैं मैनी। तो चलिए आगे मैं बात करती हूँ यहाँ पर क्या होते हैं, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर मुख्य रूप से महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए बड़े संगठनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर होते हैं, जैसे थोक के डेटा प्रोसेसिंग होता है, जनगणना में, औद्योगिक में, उपभोक्ता आंकड़े संसाधन एंड एक्सेट्रा जो चीज़ें यानी कि एक संस्था में चलाई जा रही है वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है, सुपर कंप्यूटर के ऊपर कुछ चर्चा दी गई है फर्स्ट में कब, यानी कि मैं बात करूँ सुपर कंप्यूटर परम की बात करें तो यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग था इसका नाम। सो ये 1 जुलाई 1991 को लॉन्च किया गया था, और ये जो भारत ने इसको जो है लॉन्च किया था। एंड यहाँ पर सुपर कंप्यूटर की बात और करूँ तो भारत के जो है यानी कि टॉप सुपर कंप्यूटर में प्रत्यूष जो कंप्यूटर है, ये प्रत्यूष और मिहिर 2 कंप्यूटर है, ये सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। और विश्व के 2 सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की मैं बात करूँ तो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर यूएसए में है। कहाँ पर है, यूएस में है, यूएसए में। एंड 2 कंप्यूटर समिट और यानी कि सियरा दोनों IBM प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूरा रूप क्या है। तो GUI का पूरा नाम है यहाँ पर यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके चलिए इसके बारे में जानते हैं। सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, यानी कि ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो किसी व्यक्ति को, प्रतीक को, यानी कि जैसे हम स्टिकर दें तो यानी कि स्टिकर या फिर उसके जो है यानी कि इमेजेस, दृश्यों को इंगित करता है, उनको इंडिकेट करने के उपकरणों के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में मदद करता है। ओके चलिए अगला प्रश्न है कंप्यूटर में यानी कि AC और DC में कौन परिवर्तित होता है। तो AC और DC में कौन परिवर्तित होता है, सी आंसर होगा SMPS जो होता है AC को DC में परिवर्तित होता है। ये क्या होता है,
ये स्विच मोड होता है, ये कि स्विच मोड पावर सप्लाई। अगर मैं SMPS की बात करूँ तो यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो स्विचिंग उपकरणों का उपयोग करने के बाद या करके बिजली को परिवर्तित करता है उच्च आवृत्ति वाली जो चालू और बंद हो जाते हैं और स्टोरेज कंपोनेंट या कैपेसिटर पावर को सप्लाई करते हैं, तब स्विचिंग डिवाइस अपने गैर संचालन में ये काम करता है, ये होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो भाई इनमें से कौन ऐसा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? सही राइट आंसर होगा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसा आप सभी जानते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह मैं बोलूँ तो ये बिल्कुल सही है माइक्रोसॉफ्ट को। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, ये प्रोग्राम दो वर्गों में विभाजित होता है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको इंडिकेट करता है? सो सिस्टम को, और एप्लीकेशन किसको करता है? जितने हम प्रोफाइल्स बनाते हैं वो सभी एप्लीकेशन में आती हैं। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में विशेष उदाहरणों में जैसे मैं बात करूँ, माइक्रोसॉफ्ट है या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है या फिर आउटलॉक्स है, गूगल है, कैरम है, मोजिला फायरफॉक्स है या फिर ये एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं। एंड मैं यहाँ पर बात करूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर में, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, मैं बात करूँ प्रोग्राम कैसे, जैसे हम जितने भी चीज़ें बनाते हैं जिनमें डेटाबेस को प्रोग्राम या मदर या वर्ड प्रोसेसर या फिर स्प्रेडशीट होती है या फिर एप्लीकेशन जो शामिल होती है जितनी भी, ठीक है, या फिर मैं बात करूँ आपकी पावर पॉइंट है, ये एक्सेट्रा सभी की सभी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? सो राइट आंसर होगा कीबोर्ड के आविष्कारक थे यानी कि क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, इन्होंने कीबोर्ड का आविष्कार किया था। ये देखिए मार्टिन कपूर ने जो है 1973 में मोबाइल का फोन का आविष्कार किया था। ये इंपॉर्टेंट है, मार्टिन कपूर ने किया था 1973 में मोबाइल का आविष्कार फोन का। चलिए HTTP जो होता है इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है ये आपका HTTP का पूरा नाम होता है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पर HTTP का जो है ये जो होता है इसमें यानी कि HTTP जो है वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा उपयोग किए जाने वाला अनिहित प्रोटोकॉल है, जो प्रोटोकॉल परिभाषित करता है कि संदेश कैसे स्वरूपित और प्रसारित किया जाए और विभिन्न आदेशों के जवाब में वेब सर्वर और ब्राउजर को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए या चिप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सो राइट आंसर होगा यहाँ पर देखिए जर्मेनियम एंड जो होता है सेलेनियम एंड सिलिकॉन, इन सभी का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर चिप बनाने के लिए। चलिए यहाँ पर जैसे दिया गया है कि इन सभी का जो है प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला रुपए का सिक्का किस टकसाल में डाला गया था? तो राइट आंसर होगा ये यहाँ पर ये नहीं होगा मुंबई, गलत आंसर होगा। सही आंसर होगा कलकत्ता में। तो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला रुपए का सिक्का था वो डाला गया था आपका कहाँ पर? टकसाल यानी कि जो कलकत्ता में। चलिए यहाँ पर कुछ भारतीय सरकारी टकसाल है, मुंबई जो थी यानी कि मुंबई, अलीपुर कोलकाता में है और सैफाबाद में है, चेरापल्ली में हैदराबाद में है, नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ये 4 कुल मिलाकर के टकसाल है भारत में। एंड भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के संदर्भ में सिक्कों को केवल रिजर्व बैंक के माध्यम से ही जारी किया जा सकता है। एंड आगे बात करूँ मैं 19 अगस्त 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला 1 रुपए का जो सिक्का था वो कलकत्ता की टकसाल में डाला गया था। राइट आंसर कलकत्ता था उसका। चलिए 18वीं शताब्दी में बंगाल बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ कागजी मुद्रा जारी करने वाला भारत के पहले बैंक बने थे। चलिए आगे बात करते हैं। आज के क्लास में रखते हैं स्टूडेंट्स हम इतना ही। यदि आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य पूछेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।